नमस्ते दोस्तों। आज का मेरा विषय है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल जी ने बनाए थे। क्यों बनाए थे? ताकि हम जेनेटिक और जीन्स की दुनिया को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। इस लॉ में टोटल 3 हिस्से हैं: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम एक एक करके विस्तार में इन सबको देखेंगे। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है इन अ क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ और इन अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर एनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब इन अ क्रॉस मतलब जब दो अलील के पेयर्स को हम मिक्स करते हैं। टू ऑर्गेनिजम्स बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में से दो अलग अलग अलील के पेयर निकाले, उन दोनों को मिक्स किया। और मेंडल जी यह भी कहते हैं कि वो जो दो अलील के पेयर निकाले ना, वो प्योर होने चाहिए। मतलब अगर दोनों कैपिटल टी है तो दोनों कैपिटल टी ही होने चाहिए, और अगर स्मॉल टी है तो दोनों स्मॉल टी ही होने चाहिए। ठीक है। हेट्रोजाइगस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक छोटा टी और एक बड़ा टी, ऐसा नहीं चलेगा। ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब ये हाइट बढ़ाता है ये अलील और ये हाइट छोटी करता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे से बहुत अलग है। ठीक है, अलग है और एक दूसरे का उल्टा कर देते हैं। मतलब ये हाइट बढ़ाता है तो ये वाला अलील हाइट छोटी कर देता है। ठीक है। द कैरेक्टर्स दैट अपीयर इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट। मतलब F1 जनरेशन में टॉल कैरेक्टर अपीयर हुआ, इसलिए ये कहते हैं कि जो कैरेक्टर अपीयर हुआ वो डोमिनेंट है। मतलब कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है। और वो कैरेक्टर जो अपीयर नहीं हुआ, मतलब स्मॉल टी का कैरेक्टर, तो वो रेसेसिव है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की तरफ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ विश्व में एक्सेप्टेड है, यानी कि जेनेटिक वर्ल्ड में ये दुनिया मतलब ये बहुत माना जाता है। मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन यानी कि मतलब ऐसा कोई अलील या ऐसा कोई अलील का पेयर जो इस लॉ को फॉलो नहीं करता। बाकी जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें लॉ को फॉलो अलील है ऐसे जो उस लॉ को फॉलो नहीं करते, पर ये लॉ को सब अलील्स फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं ये लॉ है क्या। द मेंबर्स ऑफ allelic pair in a hybrid remain together without mixing with each other and separate during gamete formation। इसका मतलब है कि अगर हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग टाइप के अलील एक साथ, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ। कैपिटल टी हाइट बड़ी करता है, कैपिटल और स्मॉल टी हाइट छोटी करता है। ये दोनों जब साथ में होंगे तो जाहिर सी बात है जो डोमिनेंट है, मतलब जो अपना प्रभाव ज़्यादा दिखा सकता है, यानी कि हाइट जो कि है हाइट लंबा करने वाला जीन, यानी कि कैपिटल टी, ये अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा। इसलिए हम इसे जब दूर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये तो प्योर है, ये तो प्योर टॉल हो सकता है। ठीक है। लेकिन जब इसके गैमेट्स फॉर्म होंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें ड्वार्फिज्म का भी अलील है, यानी कि इसमें हाइट छोटी करने वाला भी अलील है। तो इसलिए हमें पता चल जाता है ये प्योर है या हाइब्रिड है इस लॉ की मदद से। इसलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये अलग करता है कि कौन सा प्योर डोमिनेंट है। देखिए अब इसमें ये प्योर डोमिनेंट है और ये हाइब्रिड डोमिनेंट है, तो हमें आसानी से गैमेट जब फॉर्म हुए तभी हमें समझ में आ गया कि ये हाइब्रिड है और ये प्योर है। ठीक है। अब हम तीसरे लॉ की बात करेंगे। तीसरे लॉ में ये लिखा है व्हेन टू होमोजाइगस पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड, द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। इसका ये बहुत भारी भारी शब्द है और इसका मतलब साफ सुथरा है कि जब दो कैरेक्टर्स को हम
कंसिडर कर रहे हो, यानी कि जैसे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में कंसिडर करते हैं। और हाँ, ये जो लॉ है ना, ये सिर्फ डाईहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड के केसेस में हम देखते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी मोनोहाइब्रिड में हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, डाईहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड में हम इसको इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई इसमें देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में यानी कि इस उदाहरण में येलो राउंड में सब जो अलील्स है ये सब डोमिनेंट अलील्स है, मतलब दोनों कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट अलील्स है, कलर और शेप के लिए दोनों के लिए डोमिनेंट अलील है। इसमें कलर और शेप के लिए रेसेसिव अलील्स है। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तब हमको F1 जनरेशन में क्लियर कट रिजल्ट मिलता है। मतलब F1 जनरेशन में सिर्फ हमको येलो राउंड ही मिलता है, बट जब हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग करते हैं और हमको F2 जनरेशन मिलता है, F2 जनरेशन मिलता है, तब हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे नए नए कॉम्बिनेशंस हैं जो कि पेरेंट जनरेशन से मैच नहीं कर रहे। तो हमने क्या जाना कि जो F2 जनरेशन है वो पेरेंट जनरेशन के हिसाब से नहीं चलती। मतलब F2 जनरेशन एकदम अलग होने वाली है पेरेंट जनरेशन से। ये एक बिल्कुल अलग है। ये जो हमें नया मिला ये कॉम्बिनेशन मिला वो अलग है बिल्कुल ही। तो हम इन सब उदाहरणों से यही जानते हैं कि जो पेरेंट जनरेशन है वो इस पे F2 जनरेशन पे इफ़ेक्ट नहीं करती। इसका और एक एग्जांपल है, आप अपने ही फैमिली में देख सकते हैं कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब आपके जो दादा दादी है, नाना नानी है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो अगर वो समझिए उन्हें ब्लू आइज़ है या उन्हें ब्राउन आइज़ है, तो उनको अगर आपकी मम्मा को ब्लू आइज़ या ब्राउन आइज़ नहीं है तो हो सकता है ना कि आपको ब्राउन आइज़ ना हो। चांसेस ऐसे है कि आपको ब्लू आइज़ ऐसे कलरफुल आइज़ ना हो, आपको ब्लैक आइज़ ही हो, क्योंकि ब्लैक आई डोमिनेंट होता है, ब्लैक कलर आइज़ का डोमिनेंट है। इसलिए हम सबको ब्लैक आइज़ ही है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों का रंग भूरा, नीला, हरा ऐसा है। तो आपने देखा कि आपकी जो आंखों का रंग है वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि आपके नाना नानी दादा दादी डिसाइड नहीं करते। आपके मॉम डैड डिसाइड करते हैं, आपके माँ बाप डिसाइड करते हैं, आपके माँ बाप के जीन्स डिसाइड करते हैं। समझा आपको कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही है कि जो पेरेंट जनरेशन है और F2 जनरेशन है उन दोनों का ज़्यादा रिलेशन नहीं है। बट मैंने कहा था इस लॉ के एक्सेप्शंस है, यानी कि ऐसे अलील पेयर है जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे कि आप इसी उदाहरण में देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है वो इससे मैच कर रहा है, इस वाले कॉम्बिनेशन से पेरेंट कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये लॉ बिल्कुल भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस लॉ के बहुत सारे एक्सेप्शंस यानी कि बहुत ऐसे अलील्स हैं जो इस लॉ को नहीं मानते। आज का मेरा विषय यहीं समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है ये टॉपिक। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की। मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।